नमस्कार। सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थितियों में जैसे कोई महामारी फैल जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, सही जानकारी सही समय पर मिलना कितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। पर कभी-कभी ये जानकारी जिस तरह से दी जाती है वो तरीका ही अपने आप में एक बड़ी समस्या बन सकता है, शायद संकट से भी बड़ी। आज हम इसी मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं और हमारा आधार है एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक लेख, आपदा में प्रभावी स्वास्थ्य संचार। ये लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे साफ, सटीक और समय पर दी गई जानकारी न सिर्फ जानें बचा सकती है, बल्कि मुश्किल वक्त में लोगों का व्यवस्था पर भरोसा भी कायम रख सकती है। तो आज इस स्रोत के जरिए हमारी कोशिश रहेगी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में अच्छे संचार की राह में आने वाली मुश्किलों को समझने की, उनसे निपटने के कारगर तरीकों को जानने की और ये समझने की कि ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं इस शब्द से जो बार बार सुनने को मिलता है, रिस्क कम्युनिकेशन, यानी जोखिम संचार। सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई उतना सीधा है? स्रोत इसे कैसे परिभाषित करता है? ये शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, व्यवहार में उतना ही जटिल हो सकता है। स्रोत के मुताबिक जोखिम संचार का मतलब है स्वास्थ्य, सुरक्षा या पर्यावरण से जुड़े संभावित खतरों के बारे में, मतलब व्यक्तियों, समूहों और संस्थानों के बीच सूचना और विचारों का आदान प्रदान। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक संवाद है। संवाद मतलब ये सिर्फ ऊपर से नीचे आने वाले निर्देशों की बात नहीं है, वन वे ट्रैफिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। खासकर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पहला तो ये कि जनता को पता चले कि असल में हो क्या रहा है, खतरा कितना बड़ा है और उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, पारदर्शिता के जरिए विश्वास बनाना। जो लोगों को लगते हैं कि उनसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा, तो वे मुश्किल वक्त में भी अधिकारियों का साथ देते हैं। और अफवाहों का क्या? आजकल तो वो बिजली की तेजी से फैलती हैं। सही पकड़ा आपने। जोखिम संचार का एक बड़ा काम लोगों की चिंताओं को सुनना, उन्हें दूर करना और तेजी से फैल रही गलतफहमियों या सरासर झूठी खबरों, जिसे हम मिथक या दुष्प्रचार कहते हैं, उनका खंडन करना भी है। और आखिर में ये लोगों को सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो मास्क पहनना हो, सुरक्षित दूरी बनाना हो या टीकाकरण करवाना हो। तो हाँ, ये महज जानकारी का प्रसारण नहीं, बल्कि व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रयास है। एक तरह से ये आपसी समझ और भरोसे पर टिका होता है। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है। फिर भी हम अक्सर देखते हैं कि आपातकाल के दौरान संचार में गड़बड़ हो ही जाती है। ऐसा क्यों है? प्रभावी ढंग से संवाद करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ऐसी कौन सी बड़ी बाधाएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है? बाधाएं कई हैं और काफी गंभीर भी। सबसे पहली चुनौती है खुद स्थिति की जटिलता और अनिश्चितता। ज्यादातर आपातकालीन हालात बहुत तेजी से बदलते हैं। शुरुआत में बहुत कुछ पता ही नहीं होता। अब सोचिए अधिकारियों पर कितना दबाव होता है। उन्हें जनता को सूचित भी करना है, पर ऐसी अधूरी या बदलती जानकारी देनी है जिससे घबराहट ना फैले। ये एक बहुत ही, क्या कहते हैं, नाजुक संतुलन है। हाँ, ये तो है। अगर अधिकारी कहें कि हमें अभी सब कुछ नहीं पता, तो लोग शायद और डर जाएं। ये भी तो एक डर रहता होगा। यही दुविधा है। यहीं पर वो पारदर्शिता का सवाल उठता है। क्या ये बताना बेहतर है कि हम ये जानते हैं, ये नहीं जानते और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पूरी जानकारी आने तक इंतजार करना? स्रोत इशारा करता है कि अनिश्चितता को स्वीकार करना, भले ही मुश्किल लगे, लंबे समय में विश्वास बनाए रखने के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। पर इसे सही ढंग से करना, वो एक कला है। और इस अनिश्चितता के माहौल में गलत जानकारी, वो तो बहुत तेजी से जगह बना लेती होगी। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी चुनौती है, गलत सूचना और दुष्प्रचार, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। आज के डिजिटल युग में झूठी या भ्रामक खबरें कभी अनजाने में फैली, कभी जानबूझकर फैलाई गईं। वो जंगल की आग की तरह फैल सकती हैं। सोशल मीडिया इसे और हवा देता है। ये न सिर्फ लोगों को भ्रमित करती हैं, बल्कि स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह और उनके प्रति भरोसे को भी गंभीर रूप से कमजोर कर सकती हैं। इनका मुकाबला करना एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। और क्या, ये भी एक चुनौती है कि हर किसी तक एक ही संदेश प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाता। मेरा मतलब है, समाज में तो इतनी विविधता है। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। तीसरी अहम चुनौती है दर्शकों की विविधता। हमारे समाज में लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं।
उनकी शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को समझने की उनकी क्षमता, जिसे स्वास्थ्य साक्षरता कहते हैं, जानकारी तक उनकी पहुंच, मतलब इंटरनेट, टीवी, अखबार की उपलब्धता, भाषा और सांस्कृतिक मान्यताएं सब बहुत भिन्न होती हैं। एक संदेश जो शहरी पढ़े लिखे वर्ग के लिए कारगर है, हो सकता है ग्रामीण या कम साक्षर समुदाय के लिए बिल्कुल बेअसर हो। इसलिए एक साइज सभी को फिट नहीं आता वाला सिद्धांत यहां लागू नहीं होता। संचार को विभिन्न समूहों की जरूरतों के हिसाब से ढालना पड़ता है। और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है सांस्कृतिक संवेदनशीलता का, जिसका आपने जिक्र किया। ये कैसे प्रभावित करता है? ये चौथी महत्वपूर्ण चुनौती है। लोगों की गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताएं, रीति रिवाज और सामाजिक प्रथाएं इस बात पर बहुत असर डालती हैं कि वे किसी स्वास्थ्य संदेश को कैसे देखते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं। अगर संचार इन सांस्कृतिक बारीकियों का सम्मान नहीं करता, तो वो न सिर्फ अप्रभावी होगा, बल्कि लोगों को नाराज भी कर सकता है या उनमें प्रतिरोध पैदा कर सकता है। ये सिर्फ भाषा का अनुवाद कर देना नहीं है, बल्कि संदेश को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनाना है। और इन सब सैद्धांतिक चुनौतियों के अलावा जमीनी हकीकत में, मतलब प्रैक्टिकली, संसाधनों की कमी भी तो आड़े आती होगी। निश्चित रूप से। पांचवी बड़ी चुनौती है संसाधनों की कमी। प्रभावी संचार के लिए पैसा, प्रशिक्षित लोग, तकनीकी ढांचा, इन सब की जरूरत होती है। संदेश तैयार करने वाले, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने वाले, सोशल मीडिया संभालने वाले, सामुदायिक बैठकें करने वाले, ये सब काम करने के लिए लोग चाहिए। खासकर कम विकसित या दूरदराज के इलाकों में अक्सर इन संसाधनों का अभाव होता है। जब स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही मरीजों के बोझ तले दबी हो, तो संचार अक्सर प्राथमिकता सूची में नीचे चला जाता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये तैयारी और निवेश के महत्व को रेखांकित करता है। संकट आने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही संचार क्षमताओं को मजबूत करना कितना जरूरी है। वाकई चुनौतियां तो काफी गंभीर हैं। अनिश्चितता, गलत सूचना, विविधता, सांस्कृतिक पहलू और संसाधनों की कमी, ये सब मिलकर स्थिति को बहुत जटिल बना देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन सब से निपटा कैसे जाए? क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण या सरकारें इन चुनौतियों से पार पाने के लिए कुछ खास रणनीतियां अपना सकती हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कारगर रणनीतियों का जिक्र करता है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है आपातकाल से पहले की योजना, प्री इमरजेंसी प्लानिंग जिसे कहते हैं। इसका मतलब है कि शांति काल में ही पूरी तैयारी कर ली जाए। एक विस्तृत संचार योजना बनाना, जिसमें यह तय हो कि कौन क्या संदेश देगा, किन चैनलों का इस्तेमाल होगा, मतलब टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, सामुदायिक नेता, कौन आधिकारिक प्रवक्ता होंगे। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और संचारकों को इस तरह की स्थितियों के लिए प्रशिक्षित करना। यानी इंतजार नहीं करना कि आग लगे तब कुआं खोदें, पहले से तैयारी। बिल्कुल यही बात है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि पहले से की गई तैयारी संकट के समय आपकी प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देती है। जब अफरा-तफरी का माहौल होता है, तब सोचने का समय नहीं होता। अगर आपके पास पहले से एक खाका तैयार है, तो आप तेजी से, संगठित तरीके से और ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। ये नींव की तरह है, जिसके बिना पूरी इमारत ढह सकती है। योजना तो ठीक है, पर जो संदेश दिया जा रहा है, उसकी भाषा और स्पष्टता भी तो मायने रखती होगी। मतलब वो कितना सरल है। बहुत ज्यादा। ये दूसरी अहम रणनीति है। स्पष्ट और सुसंगत संदेश, क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैसेजिंग। भाषा सरल होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, जिसमें भारी भरकम तकनीकी शब्द, जार्गन न हो जिन्हें आम लोग न समझ पाएं। और इससे भी जरूरी है सुसंगतता, कंसिस्टेंसी। यानी जो बात टीवी पर कही जा रही है, वही रेडियो पर, वही स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हों और वही स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अगर अलग अलग स्रोतों से अलग अलग बातें सुनने को मिलेंगी, तो भ्रम फैलेगा और लोगों का भरोसा टूटेगा। आपने शुरू में कहा था कि एक संवाद होना चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं। उस पहलू पर क्या रणनीति है? एंगेजमेंट वाली बात। ये तीसरी रणनीति है, सक्रिय भागीदारी और प्रतिक्रिया, इंगेजमेंट एंड फीडबैक। संचार को दो तरफा बनाना बहुत जरूरी है। अधिकारियों को सिर्फ अपनी बात कहनी नहीं है, बल्कि लोगों की बात सुननी भी है। उनकी चिंताएं क्या हैं, उनके सवाल क्या हैं, क्या उन्हें कोई बात समझ नहीं आ रही, इसके लिए सोशल मीडिया पर नजर रखना, हेल्पलाइन चलाना, सामुदायिक नेताओं के साथ बैठकें करना, ये सब तरीके अपनाए जा सकते हैं। और फिर इस फीडबैक के आधार पर अपने संदेशों को और बेहतर बनाना, उनमें जरूरी बदलाव करना। इससे लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, वे प्रक्रिया का हिस्सा हैं। और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका, वो कितनी अहम है, वो तो है ही।
चौथी रणनीति है प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स जानकारी को बहुत तेजी और बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। खासकर युवाओं तक पहुंचने के लिए ये बहुत कारगर हैं। इसके अलावा जटिल जानकारी को आसान बनाने के लिए विजुअल तरीकों का इस्तेमाल करना, जैसे इन्फोग्राफिक्स, छोटे वीडियो, चार्ट्स, ये समझने में बहुत मदद करते हैं। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर हो सकती है, खासकर जब लोगों के पास पढ़ने का समय या धैर्य कम हो। और क्या अकेले काम करने की बजाय मिलकर काम करना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? कोलैबोरेशन, बिल्कुल। पांचवी और आखिरी रणनीति जिसका स्रोत जिक्र करता है वो है सहयोग और साझेदारी, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। कोई भी एक सरकारी विभाग या एजेंसी अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सूचना मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन, इन सब के बीच अच्छा तालमेल होना जरूरी है। इसके साथ ही गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य निकायों जैसे WHO और सबसे महत्वपूर्ण समुदाय के प्रभावशाली लोगों जैसे स्थानीय नेता, शिक्षक, धार्मिक गुरु को साथ लेना बहुत जरूरी है। ये लोग जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े होते हैं, उनका विश्वास हासिल करते हैं और संदेश को सही मायने में समुदाय तक पहुंचाने और उसे स्वीकार्य बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये रणनीतियां सुनने में तो काफी ठोस लगती हैं। क्या हमारे पास असल दुनिया के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां इन रणनीतियों की सफलता या विफलता या फिर उन चुनौतियों का असर साफ तौर पर देखा गया हो? स्रोत में कुछ केस स्टडीज का जिक्र है ना? हाँ, स्रोत 2 बहुत प्रासंगिक उदाहरण देता है। पहला हालिया कोविड-19 महामारी का ही है। इस दौरान दुनिया भर में अलग अलग देशों के अनुभव बहुत भिन्न रहे हैं। स्रोत न्यूजीलैंड जैसे देशों का उदाहरण देता है, जहां सरकार ने शुरू से ही पारदर्शिता पर बहुत जोर दिया। वे नियमित रूप से बताते थे कि क्या पता है, क्या नहीं पता है और आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। संदेश भी काफी हद तक सुसंगत रहे, कंसिस्टेंट रहे। नतीजा ये हुआ कि वहां जनता का सरकार पर भरोसा ज्यादा रहा और लोगों ने नियमों का पालन भी बेहतर ढंग से किया। और इसके विपरीत भी उदाहरण होंगे जहां ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल। कई देशों में देखा गया कि जहां संदेशों में विरोधाभास था, जहां पारदर्शिता की कमी महसूस हुई या जहां राजनीतिक खींचतान हावी हो गई, वहां भ्रम ज्यादा फैला, लोगों में गुस्सा और प्रतिरोध भी बढ़ा और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करवाना बहुत मुश्किल हो गया। ये दिखाता है कि सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं है, संचार का तरीका, वो डिलीवरी कितनी मायने रखती है। ये तो कोविड-19 की बात हुई। दूसरा उदाहरण कौन सा है? दूसरा उदाहरण पश्चिमी अफ्रीका में 2014-16 के इबोला प्रकोप का है। ये एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती थी। वहां समस्या सिर्फ वायरस की नहीं थी, बल्कि गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक मान्यताएं, अंतिम संस्कार की विशेष प्रथाएं और बाहरी लोगों, खासकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रति अविश्वास की भी थी। शुरुआत में पश्चिमी देशों से गए स्वास्थ्य दल स्थानीय समुदायों का भरोसा जीतने में बहुत संघर्ष कर रहे थे। उनके दिए गए निर्देश अक्सर स्थानीय परंपराओं से टकराते थे। वहां सफलता तब मिली जब रणनीति बदली गई। बाहरी विशेषज्ञों ने सीधे निर्देश देने के बजाय स्थानीय सामुदायिक नेताओं, धार्मिक नेताओं और मानव विज्ञानियों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स को प्रक्रिया में शामिल किया। संदेशों को स्थानीय भाषाओं में और वहां की सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। उदाहरण के लिए, सुरक्षित अंतिम संस्कार के तरीकों को इस तरह से समझाया गया जो स्थानीय परंपराओं का सम्मान भी करे और संक्रमण का खतरा भी कम करे। इस साझेदारी और सांस्कृतिक संवेदनशीलता ने धीरे धीरे भरोसा बनाने में मदद की और लोग स्वास्थ्य संबंधी उपायों को अपनाने लगे। ये इस बात का सशक्त उदाहरण है कि सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे स्थानीय संदर्भ में ढालना और भरोसेमंद लोगों के जरिए पहुंचाना कितना जरूरी है। ये दोनों उदाहरण, न्यूजीलैंड का कोविड अनुभव और पश्चिम अफ्रीका का इबोला संकट, वाकई दिखाते हैं कि पारदर्शिता, सुसंगतता, स्थानीय साझेदारी और सांस्कृतिक समझ कितनी अहम है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो जिन्हें सर्वोत्तम प्रथाएं या बेस्ट प्रैक्टिसेस कहा जा सके, तो वो क्या होंगी? हाँ, स्रोत के आधार पर हम कुछ मुख्य सर्वोत्तम प्रथाओं को रेखांकित कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण, पारदर्शिता को अपनाएं। ट्रांसपेरेंसी, खुलकर बताएं कि क्या पता है और क्या नहीं पता है। अनिश्चितता को छुपाने की कोशिश अक्सर उल्टी पड़ती है। इसे स्वीकार करना और बताना कि आप जवाब ढूंढ रहे हैं ज्यादा विश्वास पैदा करता है। दूसरी, सहानुभूति दिखाएं, एम्पैथी। समझें कि लोग डरे हुए हैं, चिंतित हैं। केवल तथ्यों और आंकड़ों के बौछार करने से बात नहीं बनेगी। उनकी भावनाओं को स्वीकार करना और सहानुभूति जताना जरूरी है। और जानकारी तो बदलती रहती है संकट के दौरान,
उसका क्या? बिल्कुल। इसीलिए तीसरी सर्वोत्तम प्रथा है अनुकूलनशील बने, बी अडेप्टेबल। स्थिति स्थिर नहीं रहती, नई जानकारी आती रहती है। इसलिए आपके संदेशों को भी समय के साथ बदलना होगा। पुरानी जानकारी पर अटके ना रहें। नई जानकारी आने पर उसे जल्दी और स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंचाएं। और चौथी, मूल्यांकन करें और सीखें। इवैल्यूएट एंड लर्न। हर आपातकाल, चाहे कितना भी दुखद हो, एक सीखने का अवसर भी होता है। संकट खत्म होने के बाद पीछे मुड़कर देखें कि संचार के मामले में क्या अच्छा हुआ, कहाँ कमी रह गई और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। ये निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। बहुत खूब। तो संक्षिप्त में कहें तो जैसा कि एवेबलिंग हेल्थ केयर का लेख हमें बताता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में प्रभावी संचार सिर्फ सरकारी घोषणाएं पढ़ देना या आंकड़े बता देना नहीं है। ये एक बहुत ही सक्रिय, सोची समझी और मानवीय प्रक्रिया है। इसमें पहले से तैयारी करना, पारदर्शिता और ईमानदारी बरतना, लोगों की भावनाओं को समझना, बदलती परिस्थितियों के साथ ढलना और सबसे ज़रूरी, विभिन्न सहयोगियों और समुदाय के साथ मिलकर काम करना शामिल है। जब ये सब सही तरीके से किया जाता है तो ये न सिर्फ गलतफहमियां दूर करता है और विश्वास बनाता है, बल्कि लोगों को सही कदम उठाने के लिए सशक्त भी करता है और अंततः ये जाने बचाने और संकट के असर को कम करने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बात पर एक अंतिम विचार जोड़ने की इजाजत चाहूंगा। स्रोत ने टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने की बात कही। हम आज डिजिटल युग में जी रहे हैं। भविष्य की ओर देखते हुए ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जैसी नई तकनीकें आपातकालीन संचार में क्या भूमिका निभा सकती हैं। क्या एआई हमें खरबों ट्वीट्स और पोस्ट के बीच तेजी से फैल रही गलत सूचनाओं को पहचानने और उनका मुकाबला करने में मदद कर सकता है? हाँ, ये तो एक दिलचस्प संभावना है, बहुत बड़ी संभावना। और क्या एआई हमें विभिन्न भाषाओं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों और साक्षरता स्तरों वाले इतने विविध दर्शकों के लिए वास्तविक समय में संदेशों को और ज्यादा सटीक रूप से अनुकूलित, कस्टमाइज करने में मदद कर सकता है? सोचिए, अगर कोई सिस्टम किसी व्यक्ति की जरूरत और समझ के हिसाब से जानकारी को तुरंत ढालकर पेश कर सके। बेशक इसमें नैतिकता और डेटा गोपनीयता से जुड़े कई सवाल भी उठेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आगे सोचने और शोध करने की जरूरत है और जो शायद भविष्य में आने वाले संकटों का सामना करने के हमारे तरीकों को बदल सकता है।